ओके, मेरे सिस्टम पे नोटपैड प्लस प्लस ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया है पहले से, और आपको करना कुछ और नहीं है। जब आपका नोटपैड प्लस प्लस खुलता है ऐसे, तो यहाँ पे जाना है आपको प्लगइन्स पे, ठीक है, और प्लगइन्स पे जाना है और ओपन प्लगइन फोल्डर करना है आपको। ओके, जस्ट अ मिनट, प्लगइन्स एंड प्लगइन एडमिन। ओके, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को। आप नोटपैड प्लस प्लस खोलेंगे, प्लगइन्स पे जाएंगे एंड प्लगइन्स एडमिन। ओके, आप अगर आप लोग अगर पीसी पे हैं तो आप लोग पीसी डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं। प्लगइन्स पे जाएंगे एंड प्लगइन्स पे जाने के बाद nppexe सर्च करेंगे। exe एक आप लोगों को मिलेगा इवेंट एंड आई थिंक मेरे में इंस्टॉल्ड है, इसलिए वो शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। इंस्टॉल्ड पे यहाँ पे देखो, मेरे पे nppexe.6 मेरे में ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो आप लोगों के में ये वो अवेलेबल पे नजर आएगा। आ रहा है जिन लोग कर रहे हैं साथ में? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. जिन लोग साथ में कर रहे हैं उन्हें वो मिलेगा nppexe, एक पैकेज है इसका प्लगइन। वो आपको वहाँ पे चेक करना है एंड आफ्टर दैट उसे इंस्टॉल का एक ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप उसे चेक करते हैं, यहाँ पे आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको उसे इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल जैसे ही करते हैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वो पूछेगा कि क्या आपको कुछ शायद, आई थिंक वो कुछ इनपुट मांग सकता है या कुछ भी। मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कि कुछ स्टेप्स मैंने क्या किया था उस पर। या एक बार रिमूव करके ऑपरेट डाल लीजिए ना। ओके, जस्ट अ मिनट। इसमें ये एक्स्ट्रा कोड होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आप लोगों को वहाँ पे पुट करना पड़ेगा। मैं चैट बॉक्स पे डाल दे रहा हूँ, ये अभी यूज करना है वो वहां से पिक कर सकते हैं। ओके, मैं प्लगइन रिमूव कर रहा हूँ वहां से, exe एंड रिमूव। सर जो आपने भेजा वो फाइल डायरेक्टरी है? नहीं, मैंने जो भेजा है वो एक कोड है जो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि उसे कहाँ पे पेस्ट करना है। जस्ट अभी इसके साथ तैयार है क्या। मैंने एक फ्रेश ये कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। मैं प्लगइन एडमिन पे गया एंड nppexe, यहाँ पे 0.6 अब मेरे को नजर आ रहा है अवेलेबल पे। मैंने उसे चेक किया। ओके, यहाँ पे एक उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, एग्जीक्यूट कमांड्स और सेव्ड स्क्रिप्ट विथआउट लिविंग नोटपैड प्लस प्लस। ओके, इसका और भी अगर आपको कंप्लीट कोड्स वगैरह चाहिए तो गिटहब का लिंक है, आप वहाँ से यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको इंस्टॉल प्रेस करना है एंड ओके यस, ओके यस, एंड इट विल इंस्टॉल द पैकेज इन योर नोटपैड प्लस प्लस। ओके, आप यहाँ से प्लगइन चेक कर सकते हैं कि अब यहाँ पे nppexe अवेलेबल होगा, और इस पे आपको एग्जीक्यूट पे जाना है। ठीक है, एग्जीक्यूट पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ कोड्स हो गए। मेरा उसने डिफॉल्ट कोड अवेलेबल ले लिया है। आपके में यहाँ पे सिर्फ टेम्पररी स्क्रिप्ट होगा। टेम्पररी स्क्रिप्ट पे जाएंगे और जो कोड अभी मैंने आप लोगों को मैसेज पे दिया है उसे जस्ट एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जब आप पेस्ट करेंगे तो वो पेस्ट करने के बाद सेव को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो एक नेम रीनेम का समथिंग कुछ देगा आपको। तो आप चाहें तो सी प्लस प्लस दे सकते हैं। जब आप सी प्लस प्लस देंगे तो कोड कुछ ऐसा दिखेगा, और उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। ओके, मेरे सिस्टम में उसने डिफॉल्ट इसलिए ले लिया कि जब आप पैकेज को रिमूव भी करते हैं तब भी उसके फोल्डर्स आपके सिस्टम में बचे रह जाते हैं एज अ रेसिड्यू। ठीक, उसे कुछ फोल्डर्स को आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ता है। और उसने जैसे ही मैंने फिर उसे री इंस्टॉल किया, उसने वहाँ से
जो भी उसका फिगर कॉन्फ़िगरेशन है उसने एक्सेप्ट कर लिया उसे, रीलोड कर लिया उसने खुद को। ओके, यहाँ तक सभी ओके हैं? एक सिंपल एक स्क्रिप्ट है, एक जो सेव करता है आपके फाइल को, करेंट डायरेक्टरी चेंज करता है, एंड देन ये आपका जो आपका जीसीसी कंपाइलर का इंस्ट्रक्शंस है, और इसके बाद एनपीपी रन के लिए है। ओके ओके, ये मेरा टर्मिनल कंसोल स्टार्ट हो चुका है। या इसका एक शॉर्टकट भी वहाँ पे अवेलेबल है आपको एग्जीक्यूट के लिए, प्लग इन एंड देन npp exe f6। ओके, मैं यहाँ एक सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखता हूँ अब। और सबसे पहले, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे कोई भी तरह का एक्सटेंशन मैंने उसे नहीं दिया है, तब ये कैसे बिहेव करेगा वो देखते हैं। सभी को विजिबल है फॉन्ट? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे आई थिंक व्यू पे इसका रहता है एक। ओके, मैं बाद में उसे देखता हूँ। यहाँ पे वो किसी तरह का कलर हाईलाइटिंग या सिंटेक्स हाईलाइटिंग नहीं कर रहा है। मैं हैश इंक्लूड stdio.hp लिखा तो भी कोई, देखो अभी मैंने उसे सेव नहीं किया, पर जैसे ही मैं उसे सेव करता हूँ, अच्छा सिर्फ से डॉट सी के नाम से सेव करता हूँ, उसने कलर हाईलाइटिंग शुरू कर दी। ठीक है, और देखो इसका कलर हाईलाइटिंग सिस्टम अलग है एज कम्पेयर टू VS कोड। ठीक है, कुछ कलर सेम रहेंगे कुछ चीजों के, पर यहाँ पे हेडर फाइल्स जो इंडिकेट कर रहा है वो डिफरेंट है। मैंने इंट दिया मेन, एंड ये उसका स्टार्टिंग, एंड प्रिंट एफ स्लैश एन हेलो फ्रॉम नोटपैड प्लस प्लस। हाँ, इसमें एक सिंटेक्स कनेक्शन काफ़ी अच्छा ये मैच करता है। ये जो आपका सिंटेक्स है, स्टार्टिंग ब्रेस एंड एंडिंग ब्रेस, उसे काफ़ी अच्छा हैंडल करता है ये। ओके, मेरा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। अब मैं यहाँ पे जाकर प्लगइन पे जाऊँगा एंड npp execute एंड F6 में प्रेस कर सकता हूँ, या F6 सिंपल यहाँ आपको ये इस कोड पे करेगा, और उसके बाद आप ओके प्रेस करेंगे, वो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, और उसने एग्जीक्यूट किया। ये देखो hello npp.exe, जैसे ही मैंने टाइप किया उसने वहाँ पे hello from notepad प्लस प्लस ने शो कर दिया। क्लियर है? यस सर। यस सर। दैट मीन्स मेरा एक exe फाइल यहाँ पे सिस्टम पे जनरेट हो चुका है। अभी मैं विंडोज़ पे हूँ, इसलिए यहाँ पे exe जनरेट होगा। आप लोग वो डायरेक्टरी भी चेक कर सकते हैं जाकर कि क्या वहाँ पे एग्जैक्टली जनरेट हुआ है या नहीं। पर एक हैंडी वे है कि आपको अब यहाँ से वापस नहीं जाना पड़ेगा, या आप कंप्लीटली से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ और शॉर्टकट्स हैं, डायरेक्ट एग्जीक्यूट है कंट्रोल F6, और हाँ गुड, यहाँ पे आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल F6 आप प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट उससे रन करेगा। देखो इसका सीधा आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो जिन्हें VS कोड में कोई तकलीफ हो रही है वो GCC डाउनलोड करेंगे कंपाइलर, और नोटपैड प्लस प्लस के साथ भी वो कंफर्टेबली कोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, यस सर। जब भी आप इसे ये करेंगे आपको कंपाइल फिर से करना पड़ेगा। कोड को चेंज करने के बाद जस्ट कंपाइल करिए एंड देन F6, कंट्रोल F6 प्रेस करिए। ओके,
hello npp.c exe, ठीक है, आपको आउटपुट मिलते जाएगा। जैसे ही थोड़ा थोड़ा आप लोग जब यूज करना स्टार्ट करेंगे, आप हैबिचुअल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपके हैबिट पे आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, गुड। किसी को डाउट इस प्रोग्राम पे? नो सर। जस्ट अ मिनट, मैं फिर से उस डायरेक्टरी पे जाता हूँ। ओके, आज हम लोग देखेंगे कि हेडर फाइल्स के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। इन डेप्थ हम लोग डिस्कस करेंगे हेडर फाइल के बारे में कि हेडर फाइल्स क्या है। और हेडर फाइल्स हमने बहुत दिन से लगभग 1 वीक से आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हेडर फाइल्स। ओके, डॉट एच एक्सटेंशन होता है इसका। जस्ट अ मिनट, बेटर। क्लियरली विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। इसे आप फंक्शन बैंक या फंक्शन स्टोरेज, फंक्शन लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं। और ये एक तरह से एक बॉक्स है जिसपे आप अपने डिफाइंड या प्री डिफाइंड फंक्शंस को स्टोर करते हैं। ओके, और टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स हम लोगों ने पढ़ा है। बिल्ट इन हेडर फाइल्स या इसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी बोला जाता है। ओके, टर्बो सी प्लस प्लस के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो उसका जो लाइब्रेरी है वो स्टैंडर्ड नहीं है। वो कुछ अपने ओन फंक्शंस भी हर एक हेडर फाइल पे वो इंक्लूड करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, आप लोगों ने कोनियो डॉट एच आप लोगों ने यूज किया है, राइट? जिन लोगों ने टर्बो सी प्लस प्लस यूज किया है, राइट? यस सर। चलो मैं यहाँ पे उस फंक्शन को यूज करने की कोशिश करता हूँ, इंक्लूड एंड conio डॉट एच। एंड conio डॉट एच में एक फंक्शन यूज करते हैं हम, इसका नाम है CLRSCR, क्लियर स्क्रीन सर। यूज फॉर क्लियर स्क्रीन। या इट इज यूज फॉर क्लियर स्क्रीन। हम इसे चलाकर देखते हैं क्या GCC इसे सपोर्ट करता है। मैंने F6 प्रेस किया एंड कंपाइल। देखो यहाँ पे एक एरर मुझे मिल रहा है, इन फंक्शन इंट मेन। वो बता रहा है कि एरर किस पर्टिकुलर फंक्शन पे है। लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14 पे है। CLRSCR was not declared in this scope और समथिंग वो दिखा रहा है कि एक दैट मीन्स जो फंक्शन है वो अनडिक्लेयर्ड है। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप कोनियो या टर्बो सी प्लस प्लस से जब स्विच करके आप अगर GCC पे सीधे आते हैं और जो फंक्शंस आपके एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फंक्शन है। जस्ट फॉर एग्जांपल क्लियर स्क्रीन जो ये फंक्शन है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। दैट मीन्स ये सिर्फ कोनियो टर्बो सी प्लस प्लस के लिए लिखा गया है। ओके, तो आप इसे अवॉइड करेंगे ऐसे कुछ फंक्शंस को यूज करना जो सिर्फ आपके स्पेसिफिकली टर्बो सी प्लस प्लस के लिए लिखे गए हैं। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। बाकी लोगों को? यस सर, क्लियर है। ओके, यहाँ पे अब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है विदाउट क्लियर स्क्रीन। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना आउटपुट स्क्रीन को क्लियर नहीं कर सकते। आप अपने आउटपुट स्क्रीन को भी क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए एक और आपका फंक्शन अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं SYSTEM system, and then you can use CLS on Windows। ये सिर्फ विंडोज पे काम करेगा। ये आर्गुमेंट सिर्फ विंडोज पे काम करेगा। अगर आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जस्ट लाइक उबंटू पे है तो वहाँ पे क्लीन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, इससे होगा क्या, मैं एक मिनट आप लोगों को शो करता हूँ। F6 for compile। ओके, नॉट डिफाइंड। ओके, इसके लिए एक हेडर फाइल ऐड करते हैं stdlib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल मैंने ऐड किया। सर आपने सी लिखा है सामने। ओके, थैंक यू। तो मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूँ और कंपाइल एंड इसके बाद मैं इसे रन करता हूँ hello npp.exe। से CLS काम करना चाहिए था।
ओके जस्ट अ मिनट, इसे फिर से सेव करते हैं। एग्जीक्यूट hello npp.exe। ओके ये चल रहा है पर वो वाला फंक्शन आपका एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। ओके जस्ट अ मिनट। Pin is not recognized as internal or external command, operable program और batch file। That means वो उसे read कर रहा है। Okay, अब यहाँ पे हम इसे देते हैं CLS and फिर से उसे compile करते हैं। Okay, यहाँ पे एक just a minute get ch। Not declared include onio.h। ओके यहाँ पे आप लोगों को ये पूरा क्लियर मिल रहा है। अब होगा क्या, जो मेरा आउटपुट विंडो जो वो एक्चुअल में जो प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है वो उसे वो होल्ड करके रखेगा। दैट मीन्स इट्स वेटिंग, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अ की टू प्रेस्ड। जैसे मैं प्रेस करता हूँ वो उसे वापस ले जाएगा। अब मैं इसे जस्ट यहाँ को कमेंट कर रहा हूँ, हो क्या रहा है उसे मैं डिटेल में बताता हूँ। मैं सिस्टम को कमेंटेड कर दिया मैंने सिस्टम। ओके ये समझ आया कि मैंने क्या किया यहाँ पे। और अब मैं इसे फिर से कंपाइल कर रहा हूँ npp and compile। ओके यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम नोटपैड प्लस प्लस आप लोगों को विजिबल है। यस सर। बाकी लोगों को Yes, sir. Yes, sir. ओके ये एक्चुअल जो हेलो npp.exe है उसे वो रन कर रहा है, वो चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। ओके conio.h का एक स्टैंडर्ड फंक्शन है get ch, get a character from keyboard। ये आप लोग याद रखेंगे जब आपको आउटपुट स्क्रीन होल्ड करना, जनरली जब विंडोज पे हम होते हैं तब हम इसे यूज करते हैं, क्योंकि जब आप टर्मिनल पे होते हैं या सर ये है क्या सर? क्या चीज ये जो सर यही तुम्हें नजर आ रहा है, सर ये क्लासरूम लिखा हुआ है ना जो ब्लैक वाला। ये ऊपर जो लिखा है हाँ ये उसका लोकेशन है, किस लोकेशन पर ये फाइल एग्जिस्ट करता है वो है। और ये एक्चुअल तुम्हारा .exe फाइल है hello npp.exe। जब आप किसी प्रोग्राम को सी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे आपके फाइल्स क्रिएट होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ओपन, सर वो CMD कमांड प्रॉम्प्ट था ना सर जो ब्लैक में हाँ आया था। वो कमांड प्रॉम्प्ट था। जस्ट अ मिनट मैं आप लोगों को शो करता हूँ। ओके ये देखो ये मेरा जो डायरेक्टरी है, जिस डायरेक्टरी की वो बात कर रहा है वो डायरेक्टरी है। और यहाँ पे hello npp.exe नाम का एक फाइल बना हुआ है जिसे मैं जब मैं ओपन करता हूँ तो उसे ऐसे वो रन करता है। ठीक है क्लियर है। और ये यस मेरा रहा सर। जो एक्चुअल फाइल है हेलो डॉट जो भी मैंने बनाया hello.c मेरा फाइल है और ये उसका exe है। ओके क्लियर है यस सभी को। यस सर। ठीक है कि जब भी यस सर। हाँ किसी को और कुछ डाउट यहाँ पे। ओके गुड। अब मैं यहाँ पे सिस्टम नो को सर। मैं यूज करता हूँ कि सिस्टम को मैं चाहता हूँ कि वो स्क्रीन क्लियर करे, पर क्योंकि जब वो क्लियर कर देगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो पहले क्या प्रिंटेड था। तो उसे यहाँ पे एक और आप लोग यूज कर सकते हैं डिले कुछ सेकंड्स का एक और एक फंक्शन है ये डिले फॉर 100। ओके देखते हैं कि ये क्या सपोर्ट करता है इसे। ओके सपोर्टेड है, डिले इज नॉट डिक्लेयर्ड। ओके hash include
DOS.h I think, और या सर डॉट का फुल फॉर्म? इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका एक एंटायरली खुद में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो पुराने कंप्यूटर्स आते थे उनमें वो सिर्फ डॉट्स प्रोग्राम हुआ करता था, यस बाद सर, में सपोर्टिंग ये कर दिया गया। यस सर। Still not present in dot. बहुत सारे फंक्शंस हैं जिन्हें वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो हम जैसे जैसे हम यूज नहीं करते तो हमें भी वो चीज़ें एक याद नहीं होती। ऑब्सोलेटेड कंसीडर यूजिंग direct.h। सर एक डाउट है, हाँ बोलो। सर ये जो 100 यूज कर रहा है वो मिली सेकंड में कर रहा है या सेकंड में कर रहा है? आई थिंक ये मिली सेकेंड में करता है, मिली सेकेंड पे। तो सर वो तो 1 सेकंड में डिले मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। वो बेहद छोटा सा एक स्पैन क्रिएट करता है डिले का। मैं जस्ट इसका हेडर फाइल लोकेट कर रहा हूँ। ये कहाँ पे एक्चुअली डिफाइंड है। ओके स्टिल यहाँ पे डिले नहीं है। ओके हम इसका एक सब्स्टिट्यूट देखते हैं, स्लिप। ओके अब ये देखते हैं ये कहाँ पे डिफाइंड है। कुछ फंक्शंस हैं जो आपको आपके प्रोग्राम को काफ़ी अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं, और वो फंक्शंस आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं। जो बिल्ट इन फंक्शन है, ये अभी भी स्लिप मुझे नहीं मिल रहा है कहाँ पे। ओके हमें सिर्फ होल्ड कराना है कि वहाँ पे होल्ड करे, उसके बाद वो ये करे। तो उसके जगह पे हम यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास, stdio भी रखते हैं। यहाँ पे हम एक गेट ch लगा सकते हैं, गेट ch, कि जब तक हम उसे एक कैरेक्टर ना दे वो होल्ड करे, और उसके बाद वो उसे क्लियर करे, और उसके बाद एक नया प्रिंट मैसेज वो वहाँ पे प्रिंट करे। ओके हेलो फ्रॉम नोटपैड प्लस प्लस की जगह हम प्रिंट करते हैं वेलकम। बहुत सारे जो बिल्ट इन फंक्शन है वो आप ढूंढ सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके यहाँ पे एक मैसेज आया हेलो फ्रॉम नोटपैड प्लस प्लस, और वो वेट कर रहा है कि मैं उसे कोई इनपुट दूं। मैं जैसे ही एक कैरेक्टर में इनपुट देता हूँ वो उसे क्लियर करता है और वेलकम को प्रिंट कर रहा है। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो एक क्लियर स्क्रीन का जो एक प्रॉब्लम था कि भाई हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है क्लियर स्क्रीन, तो हम उसे रिमूव कैसे करते हैं उस फंक्शन से जो हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है। सिस्टम फंक्शन आपको थ्रू आउट जीसीसी या ऑनलाइन कंपाइलर सभी जगह अवेलेबल है, और ये CLS या क्लीन आपका डिपेंड करता है कि आपका जो प्लेटफॉर्म कौन सा है, ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे यूज कर रहे हैं। जनरली अगर आप ऑनलाइन यूज करेंगे तो वहाँ पे क्योंकि वो टर्मिनल्स रन करते हैं, और तो आप वहाँ पे क्लीन यूज कर सकते हैं। ओके अगर आप विंडोज पे हैं तो आप CLS यूज कर सकते हैं। ये कमांड है आपका, ये कमांड प्रॉम्प्ट में जितने भी कोड्स आप रन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, वो सारे कोड्स आप यहाँ पे रन कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू। किसी को कुछ डाउट है? एक और कमांड होता है जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करते हैं, CMD DIR। ओके यूज किया है आप लोगों ने? यस सर। चलिए हम एक छोटा सा और एग्जांपल देखते हैं, और हम लिस्ट करते हैं, वो ढूंढते हैं कि कौन कौन से फाइल्स हमारे यहाँ पे है। मैंने क्लियर किया और यहाँ पे मैं उसे दे रहा हूँ, सिस्टम है क्लीन किया मैंने, एंड मैं उसे देता हूँ सिस्टम DIR। वो मुझे जितने भी डायरेक्टरीज है उसका लिस्ट एक शो करेगा। तो इस पर्टिकुलर लोकल इस पर्टिकुलर लोकल पे जिस फोल्डर पे ये है वहां पे मैं उसे रन कर रहा हूँ। वो वेट कर रहा है क्योंकि क्लियर स्क्रीन वहां पे है। एंड ओके यहाँ पे देखो जो भी फाइल्स उस डायरेक्टरी पे अवेलेबल है उसके पास, उसने वो चीज़ों को शो कर दिया। ठीक है, तो आपको अगर कभी ज़रूरत पड़ता है कि आप वो चीज़ें एग्जीक्यूट कराने चाहते हैं जो एक कमांड्स होती हैं, कोई कमांड से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो आप सिस्टम जो फंक्शन है उसे यूज़ कर सकते हैं। और सिस्टम फंक्शन बिलोंग करता है standard library.h को। ठीक है,
आप बहुत सारे हैं जो जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। वहाँ पे नया फाइल्स क्रिएट करना, नए फोल्डर्स क्रिएट करना, किसी चीज को रिमूव करना वो यूज कर सकते हैं। सॉरी, क्लियर है सभी को ये? यस सर। यस सर। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पे, हमारे आज के टॉपिक पे। ओके, हमने देखा कि कैसे हम यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट है कुछ हेडर फाइल्स के नाम हैं एंड फुल फॉर्म। ओके, कि हेडर फाइल्स में एक्चुअली में होते क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें, व्हाट आर द थिंग्स दैट अ हेडर फाइल कंटेन्स। Okay, the first thing is declaration of functions, or also known as prototypes, prototype of function, how that particular or syntax or a kind of declaration कि वो particular header file दिखता कैसे है, कैसा होगा वो header file, sorry header file नहीं, function। okay, just for example हम यहाँ पे अपना एक जो header file है वो हम open कर सकते हैं, imb। ओके, ये हेडर फाइल हम लोगों ने पहले बनाया था। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया था जो भी फंक्शन है उसका डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक साथ हमने यूज किया था। उसका जब सपोज इस ऐड फंक्शन का मुझे डिक्लेरेशन क्रिएट करना है तो वो ऐसा दिखेगा, इंट ऐड एंड देन मैं इंट एंड इंट, ये उसका डिक्लेरेशन है। ओके, डिक्लेरेशन में बॉडी नहीं होती उस पर्टिकुलर फोल्डर पर्टिकुलर फंक्शन का, जस्ट आपको एक सिंटैक्स देना होता है कि आपका काइंड ऑफ प्रोटोटाइप कि आपका वो फंक्शन होगा कैसा और इसके इनपुट कौन कौन से होंगे, क्या क्या टाइप के इनपुट होंगे। ओके, डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को इस पे और इस डेफिनेशन पे। यहाँ पे उसकी बॉडी है और इसका पूरा एक एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा वो फंक्शन ऑपरेशन कैसे उसके अंदर होगा और क्या क्या चीजें उसे इनपुट मिलेंगी। ओके सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर आपने एक क्लास में बताया था कि अपन अपने खुद के पर्सनल हेडर फाइल बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, बट सर अगर अपन कहीं कंपटीशन में है और अपन अपनी पर्सनल हेडर फाइल यूज करते हैं, सामने वाला समझेगा कैसे कि ये हमारी पर्सनल हेडर फाइल है? तुम अगर किसी कंपटीशन में ये करते हो तो जब तुम कोड सबमिट करोगे तो तुम ऑब्वियसली तुम बिना हेडर फाइल के सबमिट करोगे या हेडर फाइल के साथ सबमिट करोगे? सर बिना हेडर फाइल के, तो मतलब वो हेडर बंदा फाइल तो वो लोग देते हैं और बाकी अपन अपनी जो डालेंगे। बच्चे, तो वो बंदा जो सामने है वाला है जब तुम्हारे कोड को रन करेगा तो तुम्हारा फाइल क्रैश हो जाएगा, क्योंकि जैसे उसे रन करना पड़ेगा वो हेडर फाइल ढूंढेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना हेडर फाइल के वो तुम्हारा प्रोग्राम रन कर पाए? नहीं सर। ओके, आई थिंक यू गेट योर आंसर। ओके सर। ठीक है, बाकी लोग देखिए, अगर हमें कोई देखिए अगर मैं जीसीसी इंस्टॉल ही ना करूं या जीसीसी से जो इंक्लूड फोल्डर्स है अगर मैं conio.h को एग्जिस्ट ही ना करें मेरे सिस्टम पे, तो क्या मैं कोई उस पर्टिकुलर हेडर फाइल का फंक्शन यूज कर सकता हूं? नहीं। ठीक है, इसलिए जब भी आप अगर कोई हेडर फाइल आप खुद के हेडर फाइल बनाते हैं तो आपको उस हेडर फाइल को अपने कोड के साथ अटैच करके किसी को भेजना होगा। जो भी पर्सन उस कोड को रन करेगा, सोर्स कोड को रन करेगा, वो बिना आपके हेडर फाइल के उसे रन नहीं कर सकता। हाँ, पर अगर उस हेडर फाइल से आपका एग्जीक्यूटेबल बन चुका है तो आप उसे इंडिपेंडेंटली शेयर कर सकते हैं। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ शेयर करूं, मैं सिर्फ सोर्स कोड शेयर करूं, अगर किसी को मैं जो भी फाइल्स मैं बना रहा हूं वो सिर्फ शेयर करूं तो उसे imb.h हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट होगी। पर अगर मैं इसके एग्जीक्यूटेबल के बाद जो एग्जीक्यूटेबल बन चुका है उसे शेयर करूं तो उसे इस हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक सर उसमें तो सीक्रेट रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जी सर मतलब अगर आप वो भेजेंगे सीधा exe फाइल, तो सर उसमें तो आपको मतलब प्रोग्राम की भी जरूरत नहीं है, सी या टर्बो ही डालने की। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप उसे एग्जीक्यूट करके उसका जब आप उसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करके उसका एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल कोड बना लेते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है आपके सोर्स कोड से और आपके हेडर फाइल से। उस केस में आपको हेडर फाइल उसे सेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके ओके सर। इससे मैं एक क्रिएट करता हूँ, नो हेड डॉट सी। मैंने यहाँ पे इसे क्रिएट किया।
कैसे हेडर फाइल को यूज करना है वो हम देखेंगे। और यहाँ पे एक और मैं एक्सचेंज आपको एक बताता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो सोर्स कोड है और आपका जो हेडर फाइल है वो डिफरेंट डायरेक्टरीज पे है, तो उस केस पे आपको उस डायरेक्टरी का पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। include stdio.h and सपोज मैं एक नया हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, include and the header file is located in a folder and named as imb1.h। ओके, और इसके बाद मैं उस फाइल को यहाँ पे int main, मेरा skeleton मैं यहाँ पे कर रहा हूँ return 0। ओके, अब इसे मैं रन कर देखता हूँ। वार्निंग, in file included and head.6 in function int return। okay, warning, no return statement in the function। okay, मैं उस पर्टिकुलर फाइल पे जाता हूँ, ये मेरा फोल्डर है और वहां पे imb1 मेरा लोकेटेड है। और यहाँ पे उसे कोई एरर है, चेक करते हैं क्या एरर दे रहा है। Warning, no return statement in function returning non-void। and line number 102। यहाँ पे int एड्रेस मैंने यूज किया है और वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, वो चीज उसने फाइंड आउट कर ली। इसे मैं अवॉइड कर देता हूँ एंड फिर मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। ओके, नो इश्यूज, ठीक है। यहाँ पे वो उसने कंप्लीटली रन कर लिया उसे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों जो नो हेड है वो किसी और डायरेक्टरी पे है और जो imb1 है वो किसी और डायरेक्टरी पे है। इस केस पे जब मैं हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूँ तो मुझे कंप्लीट पाथ वहां पे मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं यूज कर रहा हूँ तो जो इस पे फंक्शंस हैं वो मैं अब डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। एड्रेस, और इसे मैं रन करता हूँ। इसे होल्ड करने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ get ch। और get ch मेरा डिफाइन कहाँ है, get ch डिफाइन कहाँ पे है? Okay, am I audible? Yes sir, sir conio.h में। Okay, मैंने फिर से इसे रन किया और यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर आप विंडोज हैं तो विंडोज पे बेनिफिट यही मिलता है कि आप उसे इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं और इसके बाद अगर मेरा हेडर फाइल डिलीट भी हो जाता है तो भी ये प्रोग्राम रन करेगा क्योंकि अब ये कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल बन चुका है। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये वाया लोकेशन फीड हुआ, मतलब जीपे के थ्रू फीड हुआ है लोकेशन, या आपने अपनी फाइल में लिखा था? कौन सा लोकेशन? सर जब ये आपने प्रोग्राम रन किया हम्म, तो जो लोकेशन आया वो वाया जीपे है या आपने अपने हेडर फाइल में फीड था? ओके, जो एड्रेस मैंने वहां पे प्रिंट करा ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो एक फंक्शन है जिसे मैंने पहले से ही दे दिया है। ओके सर। ओके, ये मेरा एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है एड्रेस नाम का, जो मेरा कॉलेज का एड्रेस वो प्रिंट करता है। ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स। ओके, यहाँ पे अब हम लोगों ने डिक्लेरेशन देख लिया कि डिक्लेरेशन कैसा होता है फंक्शन का, एंड द डेफिनेशन, द बॉडी, द फंक्शन विथ बॉडी, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज मैक्रोस। मैक्रो स्पेशल केस होते हैं, देखते हैं मैक्रोस कैसे बनाए जाते हैं। शॉर्ट कोड्स होते हैं मैक्रो। ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का है एंड ओके। सर प्रोटोटाइप का क्या मीनिंग होता है? जब आप किसी मॉडल। हाँ, जस्ट अ मॉडल, गुड। जैसे आप कोई प्रोडक्ट सोचते हैं, प्रोडक्ट को एक्चुअल बिल्ड करने से पहले आप क्या करते हैं, उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं,
और वो प्रोटोटाइप कंप्लीटली फंक्शनल नहीं होता, वो सिर्फ एक शेप होता है, ओके, कि हाँ ये कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा कुछ, राइट? क्लियर है? यस सर। जैसे कि आप यस जब सर। बिल्डिंग बनाता है कोई, जब एक इंजीनियर कंप्लीटली बिल्डिंग नहीं बनाता, वो इसका सर डेमो स्ट्रक्चर पीस। बनाता है। हाँ सर डेमो डेमो बोल सकते हो। हाँ, अ काइंड ऑफ डेमो, पर यहाँ पे उसे डेमो ना बोल कर हम अगर प्रोटोटाइप बोले तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ उसे एक शो देता है कि वो दिखेगा कैसा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऐड का बनाया, ये कि उसका एक रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ वो तुम्हारा जो पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो कैसा होगा, उसका एक रिटर्न टाइप है वहां पे और इनपुट है, दैट्स इट। वो ऑपरेशन कैसे करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, वो वहां पे मेंशन नहीं है, ठीक है? पर जब आप उसे डिफाइंड करते हैं तब उसे हर एक चीजें चाहिए होती हैं, उसे कंप्लीट उसका कौन कौन से इनपुट होंगे वो चाहिए होती हैं, और क्या उसका प्रोसीजर होगा, क्या उसका फंक्शनैलिटी होगा, और कौन सी वैल्यू वो रिटर्न करेगा, वो कंप्लीट डिफाइन चाहिए होता है उसे। यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो पैरामीटर्स, जो इनपुट्स हैं यहाँ पे, इनपुट्स, इन्हें बोला जाता है फॉर्मल इनपुट, फॉर्मल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स। और जो यहाँ पे आपको इनपुट आप शो करते हैं, यहाँ पे देते हैं, उन्हें एक्चुअल पैरामीटर्स बोला जाता है। ओके, क्लियर है यस सर। बाकी लोगों को? देखो कुछ भी डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। आई थिंक आज का आप लोगों का ओके 12:16। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। हो सकता है नेटवर्क इशू थोड़ा सा है यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ मिनट्स हैं हमारे पास। ये पाथ और उसे कैसे यूज करना है। Benefits of header files. Benefits of header files are, as we know, header files are function storage or library. Okay, means all the functions at one file. आपके जितने भी functions हैं वो आप एक single file पे store करके रख सकते हैं। A place where function declaration and definition are stored for code reusability. ये सबसे important इसका term है, for code reusability, कि आप किसी एक कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं, उसे बार बार किसी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स पे आप रन कर सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप उसे रन यूज कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आप उसे यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर कोड को आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार लिख लीजिए और इसे स्टोर करके रख लीजिए, ठीक है? Means write a function and use it with multiple source codes or in multiple programs. It reduces the efforts if your multiple programs uses same function. ये आपका एक एक्स्ट्रा एफर्ट को रिड्यूस करता है, या टाइम जो कंज्यूम होता है उसे रिमूव करता है, ओके? और फास्टर डेवलपमेंट में आपको हेल्प करता है, ताकि आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही बार बार ना लिखते रहें, ओके? एंड अ बेटर वे टू कीप योर सोर्स कोड क्लीन, कि आप जब फंक्शंस यूज करते हैं तो आप जस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, उसका पूरा डेफिनेशन वहां पे नहीं देते हैं, तो उस वजह से आपका जो सोर्स कोड है वो थोड़ा सा क्लीन नजर आता है, कि शॉर्ट एंड सिंपल। पर हाँ, उसका कुछ एक ड्रॉबैक्स भी हैं यूजेस ऑफ मल्टीपल फंक्शंस के, वो हम आगे देखेंगे। And the next one is redundant or duplicate code, removal of redundant or duplicate codes. कभी कभी होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमें सिंगल प्रोग्राम में बार बार लिखना पड़ता है। इस केस में क्या करते हैं, अगर हम उसे एक हेडर फाइल में फंक्शन बनाकर स्टोर कर दें तो वहां से हम रिडंडेंसी ऑफ कोड हम रिमूव कर सकते हैं, ओके? तो नेक्स्ट थिंग इज मैक्रोस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का है, आई थिंक ये फिनिश है 12:30 तक का है ना आज का, या 12:20 है? सर 12:20। ओके सर 12:20। ओके, मैक्रोस में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो या मैं आप लोगों को सेक्शन उस सेक्शन का एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ओके, चलिए, किसी को डाउट है किसी तरह का?
सर प्रिंट फंक्शन और रिटर्न के बारे में बता दीजिए। ओके श्योर। प्रिंट फंक्शन एंड रिटर्न, क्या डाउट है तुम्हारा? सर उसका कोरिलेट करके सर, मतलब कि जैसे प्रिंट कुछ वैल्यू शो करते हैं, वैसे रिटर्न क्या करते हैं सर, मतलब वो वैल्यू शो नहीं करता, तो मतलब वो वैल्यू स्टोर करके कहाँ रखता है सर वो? जो ये रिटर्न है, देखो काफी ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। जो तुम्हारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम का फर्स्ट जो फंक्शन जो एग्जीक्यूट होता है वो मेन फंक्शन है इस प्रोग्राम का। पर जब आप इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होता है वो ये मेन फंक्शन नहीं है, वो एक फंक्शन है जिसका नाम होता है अंडरस्कोर स्टार्ट। ओके, अंडरस्कोर स्टार्ट नाम का एक फंक्शन है जो सबसे पहले कॉल होता है। और जब वो कॉल होता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो एक मेन फंक्शन को लोकेट करता है और उस मेन फंक्शन को वो कॉल करता है। तो जब जैसे ही आप रिटर्न का मतलब क्या होता है, एक काइंड ऑफ वैल्यू वो उसे देता है कि हाँ मैंने पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है उसे मैंने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। इसका आई थिंक मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को क्लास में दिया था, टेंट हाउस वाला दिया था क्या? यस सर, दिया था ना। ओके, मैं एक बार जस्ट वो एग्जांपल को फिर से रिकॉल करता हूँ। मैं जस्ट आप लोगों को, अगर जिन लोगों ने नहीं सुना था, सपोज आपके यहाँ कोई एक इवेंट होता है और उस इवेंट पे आप एक टेंट हाउस को इनवाइट करते हैं कि आपको कुछ टेंट्स की या कुछ डेकोरेशन की जरूरत है। ओके, क्योंकि वो टेंट हाउस है वो एक फंक्शन की तरह ही बिहेव करेगा, जिसे हम मान लेते हैं इंट और इवेंट नाम है उनका, इवेंट और इवेंट नाम के कुछ है, इवेंट मैनेजर। वो इवेंट मैनेजर्स हैं और उन्हें आपने कॉल किया। ओके, और उनका कुछ फीचर्स आप लोगों ने यूज किया और उन्होंने सेटअप आपका कर दिया इवेंट का और वो चले गए। ओके, सेटअप उन्होंने कर दिया और वो चले गए। अब आपका इवेंट जो था वो 1 डे का था, आपने इवेंट फिनिश किया, उसके बाद आपका टेंट लगा हुई है, आपने उन्हें नहीं बताया कि आपका इवेंट खत्म हो गया। वो 1 हफ्ते बाद आते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपका इवेंट खत्म हो गया? आप क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, यस सर। है ना? तो जो बिल बनेगा तुम्हारा वो कितने का बनेगा, 1 दिन का या पूरे 7 दिन का? Just one सर week. पूरे 7 दिन का। पूरे सात 7 दिन का, क्योंकि वो इवेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो तुम्हें बार बार आके चेक करेगा। वो जो जिसने ऑर्गेनाइज है, जिसने हायर किया है, ये उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे तुरंत नोटिफाई कराए कि भाई मेरा काम हो गया, अब आप अपना टेंट कलेक्ट करके ले जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ जो मैं यस कॉन्सेप्ट यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ कि कैसे यस सर, return यस काम करता सर। है? तो वो रिटर्न फंक्शन है जो भी कॉल कर, रिटर्न 0। जब आप किसी को कॉल करते हैं, किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और जो फंक्शन उसे कॉल करता है उसे आप रिटर्न कराते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने IMB ऐड किया है और ये एड्रेस एक फंक्शन है। जब एड्रेस को कॉल किया गया तो एक पॉइंट के बाद एड्रेस, क्योंकि वहां पे इसका कोई रिटर्न टाइप ही नहीं है, और सपोज इसका अगर रिटर्न टाइप होता, जस्ट फॉर एग्जांपल IMP1 पे एक फाइल है ऐड सपोज एक है, तो मैं 12 और 13 को ऐड करता हूं। तो जैसे ही मैं ऐड, यहाँ पे एक मेरा इवेंट है, ठीक है, मैंने उसे कॉल किया और मैंने अपना काम कर लिया कि मेरा 12 और 13 को ऐड करो। ठीक है, इसके बाद अब ये इस इवेंट को ये जैसे ही मुझे रिटर्न वैल्यू करता है, रिटर्न सी करता है, मैं समझ जाता हूँ कि जो ऐड का जो काम था वो फिनिश हो चुका है। अब ऐड के लिए जो स्पेसेस मैंने एलोकेट किया था मेमोरी पे, वो मैं रिमूव कर सकता हूँ, या मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अब उसे रिमूव कर सकता है। क्योंकि जब आप ऐड को कॉल करते हैं, आपका सिस्टम जब ऐड को कॉल करता है तो वो 3 नए वेरिएबल्स को जनरेट करता है, ए, बी एंड सी को। और ऑब्वियसली ए और बी और सी को स्टोर कराने के लिए उसे मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज अ कॉस्टिंग ऑफ 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स के लिए उसे मेमोरी स्पेस वहां पे एलोकेट करना पड़ता है। अगर मैं रिटर्न नहीं करता तो वो क्या होगा, एक वो 3 मेमोरी स्पेस चलता ही रहेगा और जिसने कॉल किया उसे पता नहीं चल पाएगा कि क्या मेरा जो फंक्शन है उसने वर्क कर लिया या। ठीक है, और वहां पे वो जो स्पेसेस हैं वो एलोकेटेड ही रहेंगे और वहां पे धीरे धीरे करके जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेमोरी है वो कम होती जाएगी। ये जनरली जब हम छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उतना अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, क्योंकि छोटे प्रोग्राम्स के लिए बेहद आसान होता है। पर आप जब बड़े ह्यूज प्रोग्राम्स बनाते हैं तो वहां पे मैटर करता है हर एक बिट्स ऑफ मेमोरी। ओके, क्लियर है?
सर तो अपन मतलब जैसे ऐसा कर Yes, सकते हैं sir. कि जैसे सर अपन ने C इज इक्वल्स टू A प्लस भी सर अपन ने किया, उसके बाद सर अपन ने रिटर्न C उसको लिख दिया, हाँ फिर सर रिटर्न C के बाद अपन अपना नया कमांड चालू कर सकते हैं, मतलब नया एक लाइन ऑफ कोड लिखना चालू कर सकते हैं। यहाँ से हाँ मतलब इसके साथ जस्ट नीचे से मतलब अगर अपन दूसरा और कोई कोड लिखना चाहते हैं तो जैसे मतलब सर अगर अपन आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो रिटर्न C के बाद सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, जस्ट एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जब तुम प्लम्बर को कॉल करते हो, प्लम्बर आता है, अपना काम खत्म करता है और पैसे तुम दे देते हो, तो क्या प्लम्बर को फिर से तुम एक और काम बताते हो कि भाई मेरा प्लम्बिंग का काम हो गया, अब मुझे ये आटा पिसाना है और आप आटा पिसाने ले जाओ? क्या नो करते सर। हैं? नो सर। द सिमिलर वे पे जैसे ही मेन किसी, देखो मेन यहाँ पे फ्लो ऑफ कंट्रोल चलता है, एक फ्लो चलता है कि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपका एक फ्लो चलता है। जैसे ही मेन एड्रेस को देखता है, वो जो फ्लो का कंट्रोल है वो एड्रेस को पास कर देता है कि भाई आप, आपके पास जितनी चीजें हैं उसे आप कंट्रोल करो। दैट मीन्स वहां पे एक काइंड ऑफ सीक्वेंस क्रिएट होता है। मेन से स्टार्ट हुआ, फिर वो एड्रेस को गया, एड्रेस जैसे रिटर्न मिलता है एड्रेस को, वो वापस उस कंट्रोल को मेन को देता है और मेन आगे के प्रोग्राम्स को, कोडिंग्स को रन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, दैट मीन्स जो फंक्शंस होते हैं वो अपना कंट्रोल लेते हैं और रिटर्न के साथ वो अपना कंट्रोल रिटर्न किसको देते हैं? कॉलिंग फंक्शन को, जिसने उसे कॉल किया है। ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है उन्हें परफॉर्म कर सके। ओके, क्लियर हुआ कुछ? यस सर। हम और अपकमिंग क्लासेस में और इसे बेटर वे पे देखेंगे, जब कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए कि आपका जो थोड़ा एड्रेस थोड़ा फंक्शन है वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाए, दैट मीन्स वो आपको कंट्रोल वापस देगा ही नहीं मेन फंक्शन को, तो उस केस में आपका प्रोग्राम हैंग हो जाता है कि वो चलते ही रहेगा, क्योंकि तब तक वो टर्मिनेट नहीं हो सकता जब तक वो मेन फंक्शन को वापस कंट्रोल ना करे। ठीक है, यस सर। हम और देखते सर वो हैं मेन फंक्शन को कंट्रोल जब देगा जब हम रिटर्न 0 रखेंगे सर, ऐसा? प्रिंट फंक्शन को। नहीं मतलब वो मेन फंक्शन जो आप कह रहे हो ना, मतलब कि मेन फंक्शन को वापस हाँ देता है कंट्रोल, तो सर हाँ रिटर्न 0 लिखने के बाद कंट्रोल देगा वापस। हाँ, रिटर्न 0 जैसे ही होता है वो उसे वापस कंट्रोल कर देता है। और देखो यहाँ पे मेन जब आप उस पर्टिकुलर फंक्शन का रिटर्न टाइप जब आप देते हैं, अगर आप वॉइड देते हैं तो मेन क्या करता है, वो वेट नहीं करता, वो पर्टिकुलर जैसे ही उस पर्टिकुलर फंक्शन के लाइन ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट होते हैं वो नेक्स्ट स्टेप पे जंप करता है। ठीक है, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, हम इसे और बेटर वे पे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास की जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा वो ये इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, ये आप तब और बेटर वे पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आपने प्रोग्राम को डीबग करें। ठीक है, वहां पे आप एक्चुअल देख सकते हैं कौन सा लाइन ऑफ कोड कैसे कन्वर्ट हो रहा है और कौन सा लाइन ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके यस सर। यस सर। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप कि सर हाँ सर कोई यूट्यूब चैनल आप सजेस्ट करेंगे क्या? देखो मैं ऐसा कुछ तो आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर सकता, आप लोग जिस जो आपको बेटर लगता है आप वहां से पढ़ सकते हैं। यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ देम। आप बुक आप यूज करने के लिए फ्री हैं।